नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की खबरों के साथ। कांग्रेस नेता अजय राय को राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस दिया गया है। अजय राय ने स्मृति ईरानी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर यह विवादित बयान अजय राय की तरफ से दिया गया था, जिसके बाद महिला आयोग ने 28 दिसंबर तक अजय राय से अब सफाई मांगी है। महिला आयोग ने अजय राय के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। महिला आयोग ने सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में ये एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें, अजय राय के खिलाफ धारा 354A, 501 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। विवादों के बीच बोले हैं अजय राय। उन्होंने कहा कि अपने बयानों के लिए माफी नहीं मांगेंगे। लगातार जब उन्होंने बयान दिया तो उसके बाद से लगातार उन पर सवाल हो रहे हैं। बीजेपी ने भी अपने निशाने पर अजय राय को ले रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी अजय राय का कहना है कि वो अपने बयानों को लेकर के माफी नहीं मांगेंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, अगर हम बात करें तो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं अजय राय की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी है वो की गई थी और इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अजय राय को समन भेजा है। तो निश्चित तौर पे सोनभद्र के सदर कोतवाली पुलिस ने अजय राय के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। यानी कि अब जो बयानबाजी की है अजय राय ने, उनकी मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष है पुष्पा सिंह, उन्होंने अजय राय के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। और उनका कहना है कि अजय राय ने सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करके महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुलिस की एक टीम को जांच के लिए बनारस अगर हम बात करें रवाना कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर पूरे प्रकरण में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो यही है और कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे विवादित बयान देती रहती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले देखा आपने कि किस तरीके से स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर कई बातें, कई आरोप उन पर लगाए गए थे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर कई टिप्पणियां कर चुकी है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अजय राय, उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारे मंत्रालय की ओर से युवाओं को जोड़ने के लिए कई स्कीम हम लेकर आए हैं, जिसमें सरकार सब्सिडी देगी। साथ ही उन्होंने अजय राय के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हैं। सर, आपके मंत्रालय की अगर हम बात करें तो पशुओं के लिए क्या कुछ बेहतर करने जा रहे हैं? देखिए, एक नई सोच आए। मंत्रालय नया बना था तो पहले तो हम प्रदेश सरकारों की मदद करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस मंत्रालय को रोजगार के साथ जोड़ा जाए। जो युवा हैं, जो शिक्षित हुए हैं गांव में, हमारी हिस्सेदारी 24% थी एग्रीकल्चर में, जो बढ़ के 31% हो चुकी है और अपार संभावनाएं हैं साहब, अपार संभावनाएं हैं। चूंकि जो जितना बड़ा काम करना चाहता है कर सकता है। हमने कुछ नई सब्सिडी की स्कीम्स लेकर आए हैं। डेयरी फार्मिंग के लिए हम 2 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी देंगे और 3% रिटर्न सबवेंशन देंगे। पोल्ट्री के लिए 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। शीप एंड गोट के लिए करीब 50 लाख रुपए की सब्सिडी है। तो युवा गांव में जाके अगर रोजगार के फील्ड में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स मंत्रालय के द्वारा लाई गई। अगर हम बात करें तो इसको डिजिटल तौर से किस तरीके से आप लोग जोड़ रहे हैं, क्योंकि डिजिटल युग है, काफी लोग डिजिटली भी इससे जुड़ना चाहेंगे? सब कुछ डिजिटल है। किसी आदमी को इस मंत्रालय में आने की आवश्यकता नहीं। हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाए, एप्लीकेशन अपलोड करे और उसके बाद भूल जाए। सारा काम यहीं से होगा। उसको सूचना पहुंच जाएगी, मेल पहुंच जाएगी कि आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। किसी को आने की आवश्यकता नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी आपने बयान सुना था कुत्ते को लेकर, किस तरीके से उनका बयान आया, क्या कुछ आप सोचते हैं, क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है। अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि एक मीटिंग बुलाऊंगा कुत्तों की, लेकिन मुझे व्यक्तिगत दुख है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था इस बात में। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, उत्तर प्रदेश से ही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अजय राय, उन्होंने स्मृति ईरानी जी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। किस तरीके से देखते हैं उनके बयान को? गलत बात है। अजय राय अपने होश में रहे। ऐसी बातें सहन नहीं की जाएंगी और ज्यादा उन्हें शौक है तो खुद आ जाए लड़ने के लिए, पता लग जाएगा उसमें उसका कितना दम है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे मंत्रालय ने बहुत ही बेहतर काम किया है और निश्चित तौर पे सभी चीज़ों को डिजिटल तौर पर भी देखा जा रहा है। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना भी आज दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद आकाश सक्सेना ने बताया
कि रामपुर से जुड़े विषयों पर पीएम मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए आकाश सक्सेना ने बताया कि पीएम मोदी के रूप में देश को एक असाधारण और मजबूत नेतृत्व मिला है, जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के समाज के हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। यूपी सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने दिल्ली में न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने यूपी में विदेशी निवेश और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने अजय राय की ओर से स्मृति ईरानी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अजय राय की भाषा जो है अब मर्यादित है। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं। सर, यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, सरकार की किस तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि विदेश दौरे पर भी तमाम मंत्री गए हुए थे। हमारे सभी माननीय मंत्री विदेश के दौरे पर गए थे इन्वेस्टर समिट के लिए जो है, और निवेश के लिए निश्चित रूप से जो फरवरी में हमारा तिथि तय है, लोग आएंगे और निवेश करेंगे। और उत्तर प्रदेश ये जो इन्वेस्टर समिट है, विकास में एक तरह से कहा जाए कि नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला ये समिट होगा। अखिलेश यादव की बात करें, लगातार इन्वेस्टर समिट को लेकर वो तंज कस रहे हैं सरकार पे, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कागज पे जलती हुई मोमबत्ती जला देने से उजाला नहीं हो जाता। इस तरीके के तंज लगातार विपक्ष की ओर से किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के पास और कोई विषय बचा नहीं है, क्योंकि उनके जमाने में इन्वेस्टर आता नहीं था। उनके ज़माने में यहाँ लोग निवेश करने के लिए इसलिए नहीं आते थे कि यहाँ गुंडा माफिया अपराधी, बिजली की खराब व्यवस्था, सड़कों की हालत खराब थी, तो इस कारण से यहाँ आते नहीं थे। तो अब अखिलेश यादव कहेंगे वो एक एक्सप्रेसवे बनवाए थे और योगी की सरकार ने 5 एक्सप्रेसवे बनवाया। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं फिर से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ऐसा कहना है। आपको लगता है कि निकाय चुनाव में भी इसका असर होगा जब जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं? वो कोई भी संवाद कर ले, पिता की विरासत के बाद 2012 के बाद जनता उनको हर समय नकार दे रही है। 2012 में वो मुख्यमंत्री हुए थे, उसके बाद 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, उनके मुख्यमंत्री रहते। अखिलेश यादव किसी भी प्रकार का वो कर ले, नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरा परचम फहराएगा। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात करें या तमाम नेताओं की बात करें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार उनके निशाने पर रहती है। पिछली बार भी उनकी बेटी को लेकर टिप्पणी की गई है। अब की बार भी के जो नेता हैं अजय राय हैं, उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की। निशाने पर इसलिए रहेंगी कि उनके जो बड़े होनहार नेता थे, जो प्रधानमंत्री जी का सपना देख रहे थे, उनको अमेठी की जनता ने खदेड़ के भगा दिया और स्मृति ईरानी जी ने उनको हरा दिया है, तो वो निशाने पर रहेंगे इसलिए ना। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जो टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है उसकी निंदा हम करते हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब सारण की, जहां पर एनएचआरसी करेगी बिहार में जहरीली शराब कांड की जांच। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सारण में जहरीली शराब से हुई मौत की जांच अब एनएचआरसी के द्वारा की जाएगी और जांच के लिए एनएचआरसी की 10 सदस्यीय टीम आज पटना भी पहुंची है। आपको बता दें कि इस जहरीली शराब से अभी तक हाल ही में 70 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसके बाद में अब जांच करने के लिए एनएचआरसी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। पटना ये जांच की टीम पहुंची है। जांच के लिए जा रहे हैं सर आप लोग जांच के लिए आए हैं? देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से है। एनएचआरसी की टीम कह सकते हैं कि छपरा जांच के लिए दी गई है और वहाँ छपरा कांड की जांच के लिए आए हैं आप लोग? नहीं, अभी कुछ भी मैं बताना कि उसमें देखिए पूरी तौर पर एनएचआरसी के अधिकारी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन टीम। तो आपको बता दें कि हाल ही में बिहार के अंदर जहरीली शराब से 70 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जिसके बाद में अब जांच के लिए एनएचआरसी की टीम वहां पहुंची है। आज पटना पहुंची है, 10 सदस्यीय टीम है और जो अब इस पूरी जहरीली शराब कांड की जांच करेगी कि आखिर। अधिक जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जांच के लिए अब एनएचआरसी की 10 सदस्यीय टीम पटना आज पहुंची है। जी देखिए, अभी जो छपरा और सिवान में जो जहरीली शराब पीने के बाद जो लोगों की मौत हुई, अब इसको लेकर जो राज्य चालू हुआ, इसको लेकर थोड़ा सा दिल्ली से टीम आई हुई है और इस चीजों पे अब जांचें होंगी
कि आखिर किस मात्रा में शराबें बनी थी और कहाँ से आई थी और कैसे ये हुई थी, ये सारी चीजों का लेकर खुलासा किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। खबर बिहार के बगहा से है, जहां अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शराब माफियाओं ने पुलिस पर और उत्पाद विभाग पर यह हमला कर दिया। खबरों की माने तो पुलिस को बगहा के रामनगर इलाके में अवैध शराब के निर्माण की जानकारी मिली थी, जिसकी छानबीन करने पुलिस रामनगर पहुंची थी। लेकिन इसी बीच शराब माफियाओं ने पुलिस पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के कई जवान भी घायल हो गए। पुलिस पर हमला करने वालों में कई महिलाएं भी शामिल थीं और इस घटना के बाद पुलिस ने कई इलाके के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सुबह में हम लोग रामनगर ढांगा टोली में पुलिस की ड्यूटी, रामनगर थाना है से पुलिस की टीम भी थी, हम लोग थे। और ये ढांगा टोली में जो भी शराब कारोबारी लेडीज सब है, सब हमला कर दी है। रोड़ा, पत्थर, ईटा, शीशा। जो कितने लोग घायल हुए हैं? घायल हुए लगभग एलटीएफ के 2-4 फोर्स है, उनको चोट लगा। और अधिक जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोज, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए कि बिहार में जो अभी लगातार जो लोग शराब पीकर मर रहे थे, इस चीज को लेकर जिस प्रकार वहाँ पे पुलिस को अभी एक्टिव किया गया था, इसी बीच देखिए अभी नए डीजीपी भी आ चुके हैं। अब ये चीज को लेकर और डीजीपी के आने के बाद थोड़ा सा प्रशासन में काफी एक्टिविटी देखी गई। गोपालगंज में जिस प्रकार बिहार में जो जवानों पे छापामारी की गई थी, इसलिए अभी देखिए सारे जिले के पुलिस प्रशासन का भी डर और भय सा बना हुआ है कि किसी तरह का कोई भी ऐसा अब मामला ना हो पाए। और सारी पुलिस अभी एक्टिव दिख रही है, जिसके चलते गोपालगंज में गए और उसके बाद छापामारी के क्रम में जो शराब माफियाओं का, जैसे अब जो पनपे हुए हैं शराब माफिया, अब उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो पुलिस पे भी हमला कर, जिससे कुछ पुलिस को अभी फिलहाल देखा जाए तो अभी मतलब ठीक ठाक है। और अब वो कम से कम लग रहा है कि हाँ जी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और देश दिन भर में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुम में भी है शुद्ध प्लस पान मसाला। पतंजलि के सीनियर साइंटिस्टों ने तैयार किया दंतकांति सेंसिटिव। इसकी 21 जड़ी बूटियां सेंसिटिविटी को दूर करके देती हैं दांतों और मसोड़ों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान और अप्रतिम फ्रेशनेस। हर घर की पहली पसंद केएम हींग, जिसकी खुशबू खाने का स्वाद और बढ़ा देती है। तो अब से कोई ऐसा वैसा हींग नहीं, सिर्फ केएम हींग ही घर लाएं और खाने को लाजवाब बनाएं। आशीर्वाद इंद्रकॉन लेकर आए हैं आपके शहर पटना में। आशीर्वाद रोज वैली एट दीदारगंज, प्रीमियम फ्लैट्स सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुम में भी है शुद्ध प्लस पान मसाला। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। व रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बिहार के कटिहार में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान जनप्रतिनिधियों के समर्थक मतगणना केंद्र के बाहर ही आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मामले को संभालने के लिए पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। बता दें कि 18 दिसंबर को वे 5 नगर पंचायतों के मतदान संपन्न हुए थे, जिसके लिए आज मतगणना की जानी थी। इस बीच 3 गछिया बाजार समिति में कड़ी सुरक्षा के बावजूद जनप्रतिनिधियों के कुछ समर्थक आपस में ही भिड़ गए। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। भ्रष्टाचार पर पहला लगाम लगेगा और 8 नंबर का जनता को मेरे तरफ से बधाई
जीत हमारे 8 नंबर जनता का हुआ है, समस्त मनिहारी नगर पंचायत का हुआ है, हमारे समाज का हुआ है। ये हमारी जीत जो है कोढ़ा नगर पंचायत की जनता की जीत है और जो भी नगर पंचायत से जो भी लोगों के बीच काम करने का मौका मिलेगा उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरजमीन पर हम काम करने का काम करेंगे। क्षेत्र के लिए प्राथमिकता पहला रहेगा। कॉलोनी को जो जैसा बोले थे कि जीतने के बाद बास्केट पर्चा ज़मीन दिलाने का या फिर उनके लिए लीज कराने के लिए ये पहला प्राथमिकता रहेगा। उसके बाद बाकी क्षेत्र में और भी बहुत विकास का काम है। वोटों से जीती है। और अगली खबर रांची से, जहां पर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजेपी की तरफ से हंगामा देखने को मिला। विधानसभा के बाहर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की गई। सीएम हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफे की मांग की गई है। बीजेपी के प्रदर्शन पर सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पलटवार भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है। जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो असंसदीय भाषा और ये तो सदन में इसको तो स्पंज कर देना चाहिए था। और इस तरह की भाषा यदि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में कही जाएगी, बोली जाएगी, तो मैं समझता हूं कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होगा। बिल्कुल, इस नियोजन नीति जो भी रद्द हुआ है इसमें बहुत सारी विसंगतियों को सरकार ने दूर करने का कोशिश किया है। बहुत मेहनत की गई थी लेकिन दुर्भाग्य है कि रद्द हो गया। ये हमारे युवाओं के लिए अच्छा संदेश नहीं है और हमारे राज्य में युवा है उनका रिजल्ट बार बार रद्द हो रहा है। ये हमारे राज्य हित के विरुद्ध है। अगर उन लोगों की बात नहीं मानी गई, उनको गुमराह किया गया, ठगने का काम किया गया, तो युवा आज बुलंदी के आज सड़क पे उतरने के लिए विवश है। ये हेमंत सरकार को छोड़ने वाले नहीं है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भी रांची से, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचा है सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति को केंद्र सरकार को भेजने का आग्रह किया गया। आरक्षण विधेयक भी केंद्र में भेजे जाने की अपील की गई है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राजस्थान की, जहां सरकार की ओर से प्रदेश में किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत सरकार की ओर से किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए 48,000 रुपए तक अनुदान राशि देने की पहल की गई, जिसके तहत अब तक 5,000 किसानों को 171,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 2022-23 बजट में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत आगामी 2 सालों में 1 करोड़ 25 लाख मीटर की तारबंदी पर 35,000 से ज्यादा किसानों को 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। जम्मू में ट्रैफिक विभाग और एनएसएस के छात्रों की ओर से ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया गया और इस दौरान वाहन चालकों और यात्रियों को ट्रैफिक से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई। ट्रैफिक विभाग की माने तो इस तरह के जागरूकता अभियान आगे भी चलाए जाएंगे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं बल्कि लोगों को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। जालंधर पुलिस कमिश्नर एसएचओ सुखदेव सिंह जालंधर थाना डिवीजन नंबर 6 के निर्देशानुसार जांच के दौरान आरोपी को ट्रेस करते हुए मिठाई की दुकान के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि आरोपी के पास से कई मोबाइल फोन, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और बाइक भी बरामद की गई। आरोपी को न्यायालय में पेश कर 2 दिन की रिमांड दी गई है। आज महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नागपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने ही ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती हैं।
कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हमारे साथ में, वो इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि सबसे ज़्यादा सीटें उनकी आई है। देखो, लड़का दूसरे के घर में पैदा हुआ और ये लड्डू बांट रहे हैं। ज़्यादा जगह कांग्रेस जीती है, महाविकास आघाड़ी जीती है। नागपुर जिले का ही उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि 237 ग्राम पंचायत के चुनाव यहाँ पर हुए, 200 के ऊपर कांग्रेस ने यहाँ पर जीती है। जब इनके जिले में इनकी अवस्था ये है तो पूरे महाराष्ट्र में क्या होंगी। और इसलिए मैंने जो शुरुआत में कहा कि दूसरे के घर में बच्चा हुआ और लड्डू ये बांट रहे तो बांटने दो। भगवा रंग के ऊपर से राजकारण किया जा रहा है, राजनीति काफ़ी इसके कारण जो है गर्म हो रही है। देखो, मूल इशू को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी इस तरह की धर्मवाद की बात लाते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी के फोटो भगवे कपड़े के वो शौचालय में लगाते हैं तो क्या उसमें भगवे का अपमान नहीं होता? लेकिन ये इशू नहीं होता। भगवा कलर जो है वो कलर है, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, किसान के इशू के बारे में बीजेपी क्यों नहीं बात करती, ये सवाल इस बात में है। बीजेपी क्यों बात नहीं करती, ऐसा सवाल भी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले इन्होंने तो हासिल किया। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम देशकर के साथ धवल गोलब, न्यूज़ 1 इंडिया, नागपुर। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस और एनआईए की टीम ने बताया कि उमेश कोल्हे की हत्या तबलीगी जमात के कट्टरपंथियों द्वारा की गई। मामले की जानकारी देते हुए एनआईए ने बताया कि 21 जून को काम से घर लौटते वक्त 3 हमलावरों ने उमेश की गला काटकर हत्या कर दी थी। आरोपी उमेश कोल्हे द्वारा नुपुर शर्मा का समर्थन किए जाने को लेकर नाराज थे, जिसके कारण उन्होंने उसकी हत्या की। पुलिस और एनआईए ने बताया कि उमेश की हत्या की साजिश में तबलीगी जमात के 11 लोग शामिल थे। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और आज बीजेपी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावकुले ने इसी को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता धवाल धोलप से खास बातचीत की। ग्राम पंचायत इलेक्शन के भी रिजल्ट जो है आने लगे, आपके गांव में भी भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ है, क्या बताएंगे? देखिए, मेरे गांव में 5वीं बार बीजेपी का सरपंच आया हुआ है। बहुत खुशी की बात है। जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, हमारे मतदाताओं का अभिनंदन करता हूँ। महाराष्ट्र में भी ये स्थिति बनी है। नागपुर जिले में भी 227 में से 150 के ऊपर सरपंच हमारे आ रहे हैं। ग्रामीण महाराष्ट्र में 3500 बीजेपी के सरपंच आ रहे हैं। 1000 ग्राम पंचायत शिंदे जी को मिल रही है और ये बहुत बड़ी सफलता है शिंदे फडणवीस सरकार की। जिस प्रकार से जनता से सरपंच बनेगा, ये जो निर्णय लिया है, उसकी सफलता ज़्यादा मिल रही है। जिस प्रकार का प्रचार प्रसार भी आपने किया था, आपने भी काफ़ी मेहनत ली थी, लेकिन ये ग्राम पंचायत में जो अभी रिजल्ट आ रहा है, इसका आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? शिंदे फडणवीस सरकार को श्रेय जाता है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में सरकार का प्रतिबिंब होता है और सरकार जो काम कर रही है, क्योंकि अजीत पवार जी और ये उद्धव ठाकरे जी ने कहा था, सरकार थी कि 12 MLA हमको दीजिए, राज्यपाल से लाके दीजिए, तब हम विकास करेंगे। तो जनता के मन में इसके बारे में चीड़ है। या विधानमंडल में भी आए हैं नागपुर में, इनको अधिकार है आके बोलने का। 2 साल ये सरकार में थे, इन्होंने यहाँ पे हाउस नहीं लिया, विधानमंडल का अधिवेशन नहीं लिया और कहा कि यहाँ कोरोना है। मुंबई में कोरोना नहीं था, यहाँ कोरोना था। जिस प्रकार से पक्षपात किया है मराठवाड़ा विदर्भ के साथ और जिस प्रकार से बेईमानी की है, इस प्रकार से लोगों ने रिजल्ट दिया हुआ है। और आगे आप देखेंगे तो शिंदे फडणवीस सरकार में सारी नगर पालिका, जिला परिषद, महानगर पालिका है। और मैं तो दावे के साथ कहूँगा, आने वाले दिनों में लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी शिंदे फडणवीस जी के समन्वय से मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगी। जैसा कि आपने कहा कि 2.5 साल से उद्धव ठाकरे जो है यहाँ पर असेंबली नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी 2.5 साल के बाद आज उद्धव ठाकरे नागपुर में पहुंचे, उसके ऊपर क्या बताएं? वो कार्यालय में, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में बैठे हैं, अभी जाके देखिए, और कुछ देर बाद वो एमआईएम के कार्यालय में। वहीं सुपौल नदी थाना इलाके की एक प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ थाने पहुंच गई और उसने अपने पिता द्वारा थाने में दिए गए अपहरण संबंधित आवेदन को झूठा साबित कर दिया। इसी बात को लेकर प्रेमिका अपने समूचे परिवार को छोड़कर प्रेमी संग पटना पहुंच गई और पटना में ही दोनों ने कानूनी रूप से शादी रचा ली। लेकिन परिजनों को जब दोनों की शादी हो जाने की जानकारी मिली तो प्रेमिका के परिजन सुपौल नदी थाने पहुंच गए थे और उन्होंने अपनी बेटी का अपहरण कर जाने संबंधी आवेदन दे दिया। पूरा मामला सुपौल नदी थाना क्षेत्र के बेलही गांव का बताया जा रहा है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे बहुत पहले से और हम लोग बालिग है, इसलिए कानूनी रूप से शादी कर लिए और साथ रहे। किसी के दबाव में कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं, किसी के दबाव में अपने थानों को इन्फॉर्म करने आई थी। हाँ, आई थी। कितने दिनों से प्रेम चल रहा था? 7-8 साल से। कितना साल से? 7-8 साल से। दोनों का घर आसपास में ही है? दोनों एक ही जात के हो? नहीं, अलग।
अलग कास्ट, उससे कोई एतराज़ नहीं ना। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।